जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बताने वाला हूं वो कोई नई चीज़ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, परंतु वो फैक्ट जो सच्चाई है उस चीज़ से मुझे पूरी तरह से मैं अपने आप को आश्वस्त करता हूं कि आपको उसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं है। जी हाँ, आज मैं जो बात कर रहा हूं वही RSS, जिसे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि वास्तव में RSS का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है या फिर कुछ अलग? तो आइए आज हम इसी बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे और आपको इससे जुड़े फैक्ट के बारे में बताएंगे कि क्या RSS वास्तव में एक देशभक्त संस्था जो होता है वो है या वास्तव में यह एक आतंकवादी संस्था है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भ्रम दूर कर दूं कि RSS का मतलब कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता है, बल्कि RSS का असली नाम रेशियल सीक्रेट सर्विस है। जी हाँ, सही सुना आपने, रेशियल सीक्रेट सर्विस। आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि RSS की स्थापना इजरायली यहूदी मूल के चित्तपावन ब्राह्मणों ने किया था। और यही कारण है कि आज RSS के ज़्यादातर संघ चालक चित्तपावन ब्राह्मण ही होते हैं। और एक रिसर्च के द्वारा यह भी सामने आया है, ये तथ्य सामने आया है कि इन ब्राह्मणों का 99.90 जो इनका DNA है ये बेने इजरायली यहूदियों से ही मिलता जुलता है। इसलिए स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इसकी संस्थापक जो है ये चित्तपावन ब्राह्मण ही होते हैं। और एक चीज़ और, RSS आज भी अमेरिका की आतंकवादी सूची में इसका नाम आता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, RSS आज भी अमेरिका की जो टेररिस्ट लिस्ट होता है, आतंकवादियों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में RSS आज भी शामिल है। मतलब स्पष्ट है कि अमेरिका आज भी RSS को आतंकवादी संगठन ही मानता है। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बतलाएं कि RSS अपने कार्यालय पर लगातार 52 वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया था। और 52 वर्षों के बाद जब बम्बई हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया कि RSS को अपने मुख्यालय नागपुर पर तिरंगा झंडा फहराना होगा, तब 52 वर्षों के बाद 2002 में उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट के आदेश के बाद अपने हेडक्वार्टर नागपुर में इन्होंने तिरंगा झंडा फहराना शुरू किया। अब आप सोच सकते हैं, जिस देश की आन बान शान तिरंगा है, उस तिरंगा झंडा को फहराने के लिए इस 52 वर्षों का समय लगा, वो भी बम्बई हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि जिसकी इतनी घटिया मानसिकता हो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और ये बात भी अगले पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि RSS का जो आज़ादी की लड़ाई थी, जिस आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने अपनी जान की आहुति दी, बहुत सारी माताएं ने अपने लाल को खोया, बहुत सारी बहनों ने अपने भाई को खोया, और जिस बहन ने अपने भाई को राखी पर कलाई बांधा करती थी उनकी कलाई सुना हुई। इन तमाम बहनों और माताओं के त्याग और बलिदान के बाद जो आज ये देश आज़ाद हुआ, इस देश की आज़ादी में RSS के कोई भूमिका नहीं है। RSS के जितने भी लोग हैं उनकी इससे कोई वास्ता नहीं रहा। लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में उनका एक तिनका भर भी योगदान नहीं रहा। और वो लोग, कल्पना कर सकते हैं कि वैसे लोग जो हैं देश के संघ चालक, देश के संचालक बन रहे हैं, वैसे लोग जो हैं वो देश के लिए कहते हैं कि हम देश के लिए, हम राष्ट्र के लिए सेवा करने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र को सेवा करते हैं। और हम आपको आगे बता दें कि RSS ने जब देश 1947 में 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, तब से इसने
स्वाधीनता दिवस मनाने से इनकार किया था और 1947 से लेकर 2002 तक नागपुर मुख्यालय पर इन्होंने तिरंगा कभी नहीं फहराया, जबकि देश के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान पर आज भी तिरंगा फहराया जाता है। और यहाँ तक बहुत से लोग पर्सनली अपने छत पर भी लोग तिरंगा फहराते हैं, परंतु आरएसएस के जो नागपुर में मुख्यालय है उस पर 2002 के पहले तक तिरंगा नहीं फहरते थे। आरएसएस ने 2000 के बाद, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि बम्बई हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसने झंडोत्तोलन का कार्य प्रारंभ किया। और मैं आपको बता दूं कि आरएसएस पर सरकार पटेल ने ये प्रतिबंध इसलिए ही लगाया था क्योंकि बैन हटाने के लिए उसने जो हलफनामा दायर किया था कि भाई हमारे ऊपर प्रतिबंध न लगाया जाए, उसके लिए जो हलफनामा दायर किया था उसमें कुछ शर्तें थी और उसने बताया था, उसने पहला बताया था क्या शर्त था, कहा था कि आरएसएस को भारत, उन्होंने जो ये जो सरदार पटेल थे उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आपको इतनी शर्तों को मानना होगा तभी ही आपके ऊपर जो लगा प्रतिबंध है वो प्रतिबंध हटाया जा सकता है। जिसमें सबसे पहला था, कहा गया था कि आरएसएस को भारत का संविधान को मानना होगा, जिसे वो नहीं मानता था। आप सोच सकते हैं कि जो भारत के संविधान को ही नहीं मानता था, जिसके अंदर में मनुवादी सोच थी, जो मनु के संविधान मनुस्मृति को मानता था और उसका मानना था कि यही देश का संविधान है, पटेल ने कहा कि नहीं, आपको भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। और तब उन्होंने कहा कि हाँ हम भारत के संविधान को मानेंगे, परंतु उन्होंने झूठ बोला और तब से लेकर के आज तक भी वो भारत की संविधान को नहीं मानता है। और यही कारण है कि आप सभी को पता है कि भारत के संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, आज वे लोग इसे मानने से इनकार करते हैं और नए संविधान बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं साफ तौर पर कह दे रहा हूं कि भारत के संविधान को बदलना कोई सरकारी किताब के बदलने की जैसे नहीं है कि वो जब चाहेगा संविधान को बदल दे, ये असंभव है। क्योंकि भारत के संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो यहाँ के जो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, ये आबादी चुप नहीं रहेगी। और मैं इसमें और आगे बता दूं, जो प्रतिबंध नंबर दूसरा था, जो ये था, जो हलफनामा में दूसरा पॉइंट था कि आरएसएस संविधान में निहित प्रतीकों का विरोध नहीं करेगा, जिसका विरोध वो हमेशा किया करते थे, जिसके हमेशा खिलाफ में वो रहा करते थे। शर्त ये रखा गया था, उसने हलफनामा में ये दिया था कि हाँ हम इन प्रतीकों का विरोध नहीं करेंगे। आरएसएस वालों ने कहा था कि मैं इन प्रतीकों का विरोध नहीं करूंगा। और तीसरा जो था उनका कि आरएसएस कभी राजनीति में नहीं आएगा। जबकि आप देख सकते हैं कि आज जितने भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आज देश के जितने भी राष्ट्र राजनीति को प्रभावित करते हो, बिना आरएसएस के राजनीति प्रभावित नहीं होती है। बिना, अब तो आरएसएस ही सरकार चला रही है। और जो इस प्रकार के देश के संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, जो देश के संविधान का विरोध करता हो और जो देश के कानून को नहीं मानता हो और जो एक खुद में अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी न बन करके एक आतंकवादी पार्टी है, जब ऐसे लोग सरकार में रहेंगे तो देश बिकेगा नहीं तो और क्या होगा, जो आज आप देख रहे हैं। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम ये बात को कहें तो स्पष्ट तौर पर ये बात बता सकते हैं कि कुल मिलाकर आरएसएस एक देशद्रोही संस्था है, जो तब भी थी, आज भी है और अब देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, देश को बेचने पर तुला हुआ है और देश को दिशा से भटकाव की ओर ले जा रहा है। और अपने देश की जो जनता है वो चुपचाप मूक दर्शक बन करके देख रहा है। शायद आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार इस देश को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ओर ही ले जा रही है।
इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इसका नमूना आप यूपी में देख सकते हैं। मोदी की और योगी की जितने भी रैलियां होती हैं, जितने भी जनसभाएं होती हैं, उसमें भाड़े पर लोगों को लाया जाता है और भाड़े पर लोगों को ला करके और अपने तरफ ये दिखलाने की कोशिश की जाती है कि देश की जनता हमारे पक्ष में है। और आज की जो गोदी मीडिया है उस चीज को पुरजोर कोशिश करके दिखाने की कोशिश करती है कि मोदी सरकार ही इस देश की असली ताकतवर सरकार है और 56 इंच के सीने वाली सरकार है। योगी जो है मोदी के चेला के रूप में है और योगी और मोदी दोनों इस देश के लिए बहुत ही सूरमा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि एक ढोंग ढकोसला है। और आपको यह जानकारी होगा कि अभी फिलहाल में ही योगी की रैली हुई थी जिसमें मोदी को आमंत्रित किया गया था एक उद्घाटन कार्यक्रम में। और वहां पर आपको बता दें कि यूपी के 3000 जो बसेस, जो सरकारी बसेस होती हैं, उस बस में 2000 बसेस को योगी ने इस रैली के लिए, इस रैली में इस्तेमाल किया, जो असंवैधानिक है, जो गलत है। क्योंकि आप अपनी राजनीतिक पार्टी, आप अपनी पार्टी के हित के लिए ये सभा कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के हित के लिए ये उद्घाटन का कार्य कर रहे हैं, तो फिर जो देश की जनता के टैक्स से ये सरकारी वाहन चलते हैं उसका इस्तेमाल पर्सनली रूप में करना, ये देश के साथ गद्दारी और चोरी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस कड़ी में आरएसएस की कुछ और बातें हैं जो छूट गई है। ये आरएसएस के पार्ट 1 है जिसमें हमने आपको इतना बात बताया, और इसके बाद तुरंत हम इसके आरएसएस के फैक्ट पार्ट 2 हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, आरएसएस यह एक असंवैधानिक पार्टी है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, बल्कि यह एक आतंकवादी संगठन है। मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आरएसएस का असली चेहरा क्या है। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, अगर आप देश प्रेमी वास्तव में हैं, अगर आपको देश के साथ लगाव है, अगर आप देश को बिकने से बचाना चाहते हैं, तो आपका यह कर्तव्य होता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक पार्टी नहीं, बल्कि यह एक आतंकवादी संगठन है। और यदि ऐसा नहीं तो फिर सवाल यह पूछा जाए कि आखिर अमेरिका इसको आतंकवादी सूची में क्यों शामिल किया रखा है? आखिर इसके संघ चालक जो हैं सिर्फ ब्राह्मण क्यों होते हैं? बहुत सारे सवाल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और एक बार पुनः आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।